नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन इन योर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। और ये एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो प्रेशर वेल्डिंग है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग के तरह ही होती है। अगर आप देखें, ये जो मशीन आपके सामने है डायग्राम में, स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। इसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं स्पॉट वेल्डिंग में, पॉइंटेड और सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग के केस में ये जो इलेक्ट्रोड है इनको रिप्लेस कर दिया जाता है फ्लैट इलेक्ट्रोड के साथ। उसके बाद जो वेल्ड नगेट हमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग में मिलता है वो स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के केस में हमें वेल्ड नगेट में हमें स्मॉल इंडेंटेशन मिलती है। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या इसमें वर्किंग होती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ये आपके सामने जो मशीन है ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन है। इसमें अगर हम देखें, इसकी जो मशीन रेटिंग होती है वो 5 से 500 किलो वोल्ट एम्पियर के बीच में रहती है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत होती है। और जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है वो इसमें दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी सर्किट और दूसरा होता है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट की अगर हम बात करें, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद कॉन्टेक्टर के बीच में होता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफर हम इसमें यूज करते हैं उसका काम इतना रहता है कि हमें लो वोल्टेज प्रोवाइड करे और हाई करंट को वो प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी जो सर्किट होता है वो बेसिकली जो दो इलेक्ट्रोड होती हैं और उनके बीच में जो वर्कपीस होता है उसके बीच का जो सर्किट है वो हमारा सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। और इस वेल्डिंग को हम एसी और डीसी दोनों मशीनों से कर सकते हैं। और एसी मशीन भी दो तरह की हम यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, वो सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी हो सकता है। दूसरी बात, जो वेल्डिंग मशीन हम इसमें यूज करते हैं उसका मेनली काम ये रहता है कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ मेन पावर होती है उसको लो वोल्टेज और हाई एम्पियर पावर में उसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी सर्किट में, जो काम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करता है। उसके बाद जो करंट हमें इस वेल्डिंग के दौरान चाहिए सेकेंडरी सर्किट में, वो मेनली डिपेंड करता है मटेरियल पे। वर्कपीस का मटेरियल क्या है, वर्कपीस की थिकनेस क्या है और वर्कपीस की ज्योमेट्री क्या है। तो इन 3 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। और मेनली जो करंट की जो रेंज रहती है वो 1000 से 1 लाख एम्पियर के बीच में रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो होता है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर की अगर हम इसमें बात करें, इसको हम यूज करते हैं प्राइमरी सर्किट में, क्योंकि प्राइमरी सर्किट में हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है और उसके साथ में कॉन्टेक्टर होता है। और कॉन्टेक्टर का काम होता है पावर सप्लाई को कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना। और कॉन्टेक्टर भी हम 3 टाइप के यूज कर सकते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक टाइप का भी हो सकता है। अगर आप इस मशीन को देखें तो यहाँ पर जो मैकेनिकल टाइप हम देख पा रहे हैं यूज किया है वो होता है फुट पैडल। फुट पैडल की कॉस्ट कम रहती है लेकिन ये नॉइसी होता है और इसकी जो लाइफ है वो भी कम रहती है। तो इसकी बजाय हम मैग्नेटिक का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं किसी स्प्रिंग के अगेंस्ट और ग्रेविटी के साथ वो काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप है उसमें हम SCR का यूज कर सकते हैं, जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइड होता है। उसके बाद आता है टाइमर। टाइमर की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चलता है, जो टाइम ड्यूरेशन को जो सेट करता है। मेनली क्या करते हैं, टाइमर का जो काम होता है वो काम होता है हमारी जो फंक्शन हम करते हैं इस वेल्डिंग के दौरान उसकी सीक्वेंस और ड्यूरेशन को कंट्रोल करना। उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोड का फोर्स और साथ में प्रत्येक जो स्टेजेस होते हैं, जो फेजेस होते हैं वर्किंग के, उसमें टाइम इंटरवल को मेंटेन करना टाइमर का काम होता है। उसके बाद है सिस्टम फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रेशर। मतलब कि वेल्डिंग के दौरान जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेल्डिंग प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको मैकेनिकली भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली भी किया जा सकता है, न्यूमेटिकली भी कर सकते हैं और मैग्नेटिकली भी किया जा सकता है। तो ये 4 तरह से हम कर सकते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है प्रेशर का वो मेनली डिपेंड करता है वर्क पीस की कंपोजिशन पर,
वर्क पीस की थिकनेस पर और वर्क पीस की ज्योमेट्री पर वो डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोड फोर्स वेरी करता है एज पर द नीड ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रोड हम इस वेल्डिंग के दौरान यूज़ करते हैं। अगर आप देखें, एक अपर इलेक्ट्रोड है, दूसरी लोअर इलेक्ट्रोड होती है, तो इलेक्ट्रोड की स्पेसिफिकेशन हमारी क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हैं वो मेनली दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, अपर इलेक्ट्रोड और लोअर इलेक्ट्रोड। उसका फंक्शन क्या है, शेप क्या रखी जाती है, मटेरियल क्या होता है, कूलिंग रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए और इलेक्ट्रोड टिप का क्या काम होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मेनली फंक्शन, चार फंक्शन ये परफॉर्म करती है। जो इलेक्ट्रोड होती है वो कंडक्ट करती है वेल्डिंग करंट को वर्कपीस के साथ, उसको लेके आती है, कंडक्ट करती है वेल्डिंग करंट टू द वर्क। दूसरा, इलेक्ट्रोड ट्रांसमिट करती है डिजायर्ड फोर्स को वर्कपीस की तरफ। तीसरा, हीट को डिसिपेट करती है वर्कपीस से। और चौथा, एक जिगिंग एक्शन ये प्रोवाइड करती है। तो ये चार फंक्शन होते हैं। अगर हमें डिजायर्ड करंट डेंसिटी को अचीव करना है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड को शेप देना जरूरी होता है। तो इस केस में जो शेप होती है वो फ्लैट शेप रखी जाती है इलेक्ट्रोड की। और मटेरियल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम कॉपर बेस अलॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रोड जो मटेरियल होता है वो ऐसा यूज़ करते हैं जिसकी हाइयर इलेक्ट्रिकल और थर्मल रजिस्टिविटी हो और साथ में हमें वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करे हाई प्रेशर पर और साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर पर। ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है मटेरियल से कि उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल रजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और हाई प्रेशर पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर पर। तो कॉपर बेस अलॉय का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कॉपर बेरिलियम का यूज़ किया जा सकता है, कॉपर टंगस्टन का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि अगर हमें और ज़्यादा हैवी ड्यूटी वर्क करना है तो इलेक्ट्रोड हार्डर मटेरियल के बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसमें कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम कूलिंग नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड की तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है ओवर हीट हो जाएंगी, उनका वियर एंड टियर हो जाएगा और साथ में वो थोड़ा सा एक्सपेंड या स्प्रेड करने लगेंगी इलेक्ट्रोड प्रेशर के कारण। तो इसलिए हमें कूलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो इसमें ड्रिल किए होते हैं होल, मतलब कि जो वाटर हमारा ऐसे सेंटर से आता है और ऐसे वो बाहर निकल जाता है, वो दोनों तरफ से बाहर निकल जाता है इस प्रकार, और ऐसे वाटर एंटर करता है। तो मतलब कि वाटर कूलिंग की जाती है, इलेक्ट्रोड की वियर और टियर ना हो और साथ में वो एक्सपैंड ना करे, स्प्रेड ना करे। तो ये इसलिए इसकी वाटर कूलिंग की ली जाती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड की टिप। जो इलेक्ट्रोड टिप होती है अगर हम बात करें, उसका यूज़ करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो क्लीन रहे, उस पर कोई डर्ट ना हो, कोई स्केल ना हो। अगर ऐसा रह जाता है तो उससे क्या होगा कि उसकी इम्बेंडिंग हो जाएगी और वो बर्न हो सकती है। तो दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोड टिप है उसका जो साइज़ होता है, बेसिकली वो साइज़ रहता है ताकि हमारी जो अलाइनमेंट होती है वर्कपीस के साथ उसको हम अच्छी तरह से मीट कर पाएँ और गुड क्वालिटी का वेल्ड हमें मिल जाए। तो साइज़ होता है जो इलेक्ट्रोड टिप का, वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ स्पॉट वेल्ड, जो वेल्ड हमें मिलने वाला है उस पर डिपेंड करता है। नगट के डायामीटर हमें क्या चाहिए उस पर वो डिपेंड करता है। इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं कि DN दैट इज इक्वल टू 6√T। तो ये जो हमारे पास कहते हैं कि जो डायामीटर होता है एक हिसाब से हमारे पास, तो 6√T। T हमारी होती है मेटल थिकनेस, सीट मेटल की थिकनेस कितनी है mm में। तो ये एक फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं जनरली। उसके बाद अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन हो गई है, प्रोजेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि नाम ही इसका प्रोजेक्शन वेल्डिंग है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्शन हम कितनी देते हैं। बेसिकली आप याद रखें कि जो प्रोजेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो वर्क पीस को प्रोजेक्शन प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्शन हमारी जनरली क्या बात करें, 2 और 3 प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान। लेकिन जब हम हैवी मशीन का यूज करते हैं तो उस केस में 4 से 5 प्रोजेक्शन को भी हम एक टाइम में सक्सेसफुली वेल्ड कर सकते हैं। और प्रोजेक्शन हम किसको प्रोवाइड करते हैं, 2 वर्कपीस हमें वेल्ड करने हैं आपस में,
या तो हम जो थिक प्लेट है उसको प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अगर आप देख पाएं, अगर थिक प्लेट को नहीं करते तो हम उस प्लेट को प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर शेप की बात करें, जो प्रोजेक्शन है वो डोम या बटन शेप की हो सकती है, रिंग शेप की हो सकती है, शोल्डर प्रोजेक्शन हो सकती है, रेडियस प्रोजेक्शन हो सकती है। तो ये कुछ शेप हैं जो हम प्रोजेक्शन को दे सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इन प्रोजेक्शन को बनाया कैसे जाता है? बेसिकली फोर्जिंग की मदद से बना सकते हैं, एम्बोसिंग प्रोसेस का यूज करके इसको बनाया जा सकता है। इसका फंक्शन क्या रहता है प्रोजेक्शन को बनाने का? प्रोजेक्शन को बनाने का फंक्शन ये रहता है कि जो प्रोजेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं वर्क पीस में, वो बेसिकली एक्ट करती है ताकि जो हीट जनरेट होती है वेल्डिंग करंट की मदद से उसको लोकलाइज किया जा सके। क्योंकि हीट बैलेंस का मतलब क्या है? क्योंकि हमें हीट को बैलेंस करना है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय ये जो प्रोजेक्शन होती हैं कोलैप्स कर जाती हैं वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान। तो जिससे क्या होगा कि जो पार्ट हमारा बनता है, जो वेल्ड हमारा बनता है, उस दौरान क्या होगा कि हमारा जिसको हमने प्रोजेक्शन प्रोवाइड किए हैं उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले? जिसको हमने प्रोजेक्शन नहीं प्रोवाइड की। तो यही कारण रहता है जब भी हम प्रोजेक्शन बनाते हैं वर्क पीस के ऊपर प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, उसका जो मटेरियल है वो डिसिमिलर मटेरियल रहता है प्रोजेक्शन का, और हायर थर्मल कंडक्टिविटी के साथ उस मटेरियल पे हम बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेल्डिंग वेरिएबल। इस प्रोसेस में हमारे जो वेल्डिंग वेरिएबल हैं वो क्या क्या रहते हैं? वेल्डिंग करंट रहता है, टाइम ऑफ करंट फ्लो रहता है, और इलेक्ट्रोड का प्रेशर रहता है। ये 3 इंपॉर्टेंट वेल्डिंग वेरिएबल हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के केस में। अगर हम बात करें वेल्डिंग करंट की, करंट जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि इस केस में जो करंट है वो 1000 से 1 लाख एम्पियर के बीच में हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन अगर आप देखें H = I²RT, मतलब कि जो हीट जनरेट होती है मेनली ज़्यादातर वो डिपेंड करती है करंट पे, क्योंकि करंट क्या है I² में है। R हमारा अगर देखें रेजिस्टेंस है, और टाइम है, हम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको हमने फ्लो किया है। AC और DC हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, और AC का हम तब DC का तब यूज़ करते हैं जब हमें हैवी करंट की ज़रूरत होती है। और मोस्टली हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज़ AC ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ का इसमें यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो DC मशीन अगर हम यूज़ करें उस केस में जो रेट ऑफ करंट राइज और फॉल है उसको हम ईजिली प्रोग्राम कर सकते हैं, ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम की मदद से। अब बात आती है कि जो वेल्डिंग करंट हमने बात की है, वेल्डिंग करंट डिपेंड करता है साइज ऑफ वेल्ड नगेट पे कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है वो फास्टर होती है देन डिसिपेशन, कि हीट जनरेट जल्दी हुई है लेकिन उसका डिसिपेशन थोड़ी देर में होता है। उसके बाद आता है वेल्ड जो टाइम ऑफ करंट फ्लो है, मतलब कि जो टाइम इन्वॉल्व होता है हमारा वेल्डिंग में, वो टाइम ऑफ करंट फ्लो या वेल्ड टाइम दोनों हम बोल सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली, मैनुअली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो टाइमर हम यूज़ करते हैं जैसा हमने यहाँ पर बताया था, वो सिंक्रोनस भी हो सकते हैं और नॉन सिंक्रोनस भी हो सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोड प्रेशर है, इलेक्ट्रोड प्रेशर हमारा इलेक्ट्रोड की मदद से अप्लाई किया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर थ्रू द इलेक्ट्रोड ऑन द वर्क पीस वो एंश्योर होता है जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं, हाइड्रोलिकली कर सकते हैं, न्यूमेटिकली कर सकते हैं, मैग्नेटिकली कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं। और प्रेशर जो एग्जर्ट होता है हमारे वर्क पीस पर वो मेनली डिपेंड करता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो नंबर ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें, वो वर्क पीस को क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आता है इलेक्ट्रोड के साथ। दूसरा, जो इनिशियल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है हमारा इंटरफेस पर, उसको ये कम कर देता है। और जो वर्क पीस के बीच में हमारी जो मेटल होती है उसका जो एक्सपल्सन होता है उसको ये प्रेस करता है, क्योंकि जब दोनों वर्क पीस की इलेक्ट्रोड की मदद से प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा और वेल्डिंग के दौरान जो हमारा जो वेल्ड आपस में जो मटेरियल है वो गर्म हुआ है तो उनके बीच का जो मेटल एक्सपल्सन है उसको ये प्रेस कर देता है। दूसरी बात,
जब हम करंट को बंद कर देते हैं उसके बाद भी प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, तो बाद में क्या करता है, कंबाइन करता है मोल्टन मेटल को ताकि हमें साउंड वेल्ड नगेट मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रोड प्रेशर रहता है। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रोड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने इलेक्ट्रोड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है, उससे क्या होगा कि एक्सेसिव हीट हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के कांटेक्ट पर, और उससे क्या होगा कि आर्क भी वहाँ हो सकती है, पीटिंग एक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोड फेसिस की बर्निंग हो सकती है, और जो वर्कपीस के कारण जो हमें वेल्ड मिलेगा वर्कपीस का वो अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, कंप्लीटली हमें नहीं मिलेगा। तो ये तो हमने कंपोनेंट के बारे में बात की। अब इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। इसकी वर्किंग के दौरान 4 टाइम हमारे पास रहते हैं। वेल्डिंग जो साइकिल होता है, स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम और ऑफ टाइम। जो वेल्ड टाइम सबसे पहले हमारे पास है स्क्वीज टाइम। स्क्वीज टाइम के दौरान क्या होगा कि सबसे पहले हमें जिन वर्कपीस को वेल्ड करना है उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं ताकि उस पर कोई डर्ट वगैरह, पेंट वगैरह या ग्रीस वगैरह ना हो। इलेक्ट्रोड को भी अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। जिन वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है उसको हम क्या करेंगे, जो बॉटम जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पर इस पर रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा वर्कपीस रखेंगे और जो इलेक्ट्रोड अपर इलेक्ट्रोड को उसको लेकर आएंगे अपर वर्कपीस के साथ में। तो उसके बाद अगर हम देखें अपर जो वर्कपीस हमारा है, ये जो टाइम पीरियड होता है वर्कपीस को रखने का और दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के पास लाने का ताकि जो वर्कपीस है उसको अच्छी तरह से होल्ड कर सकें, ये हमारा स्क्वीज टाइम होता है। इस दौरान करंट को अप्लाई नहीं करते, सिर्फ हमारा जो फोर्स है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद आता है वेल्ड टाइम। स्क्वीज टाइम के एंड में ही हम वेल्डिंग करंट को ऑन कर देते हैं और जो वेल्ड टाइम होता है इस दौरान हमारा फोर्स भी अप्लाई होता है। जो फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड की मदद से वो कांस्टेंट रहता है और जो करंट है वो करंट हमारा ऑन रहेगा और करंट तकरीबन हम 0.6 सेकंड से 3 सेकंड तक उसको अप्लाई करते हैं। इस टाइम फ्रेम के बाद हम करंट को बंद कर देते हैं। हम आ जाते हैं होल्ड टाइम पर। होल्ड टाइम में क्या है, करंट को बंद कर दिया गया है और जो प्रेशर और जो फोर्स है वो अप्लाई होता रहता है ताकि हमें अच्छा वेल्ड मिल जाए। और होल्ड टाइम के एंड के बाद आता है ऑफ टाइम कि हमने जो फोर्स है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है और फोर्स को रिलीज कर देंगे और वेल्डिंग प्रेशर को रिलीज करने के बाद वर्क पीस को निकाल लेंगे। तो ये हमारा ऑफ टाइम होता है। तो मतलब कि पूरी प्रोसेसिंग में 4 टाइम हम यूज़ करते हैं और ये जो पूरी प्रोसेस है सेकंड्स में हो जाती है, नंबर ऑफ सेकंड्स में हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग से हम किन किन मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील, जिंक डाई कास्टिंग, टाइटेनियम, निकन अलॉय जैसे मोनल इत्यादि। इसके एडवांटेज क्या हैं? प्रोजेक्शन वेल्डिंग की एडवांटेज ये है कि जो हमें वेल्ड मिलता है एक टाइम में नंबर ऑफ स्पॉट पे वेल्ड किया जा सकता है। जैसे स्पॉट वेल्डिंग में तो एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पॉट वेल्ड मिलता है, लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हम एक टाइम में नंबर ऑफ स्पॉट वेल्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो वेल्ड है वो काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के स्पॉट वेल्डिंग के कंपैरिजन में। प्रॉपर हीट बैलेंस होता है क्योंकि हम प्रोजेक्शन उस या तो थिकर प्लेट को प्रोवाइड करते हैं या उस प्लेट को प्रोवाइड करते हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रॉपर हीट बैलेंस हमें मिल जाता है। जो लाइफ होती है इलेक्ट्रोड की स्पॉट वेल्डिंग के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। जो वेल्ड हमें मिलता है उसकी यूनिफॉर्मिटी और अपीयरेंस भी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट वेल्डिंग। और जो आउटर सरफेस होता है वर्क का उसको हम बिना किसी इलेक्ट्रोड मार्क्स के उसको अप्लाई बना सकते हैं। अगर उस पर इलेक्ट्रोड का कोई मार्क नहीं है इसलिए हमें बाद में जो ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो वो नहीं करेंगे। जैसे पेंटिंग करनी है, पॉलिशिंग करने के दौरान जो हमें कुछ सब्सीक्वेंट प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तो वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमें जैसे बात की कि हमें फोर्जिंग और एम्बोसिंग के द्वारा प्रोजेक्शन बनानी पड़ती हैं तो एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सभी प्रोजेक्शन जो हम बनाएंगे वो सेम हाइट की होंगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये भी एक कह सकते हैं कि ध्यान में रखने की बात है। और जो मेटल सपोर्ट नहीं करती हमारी प्रोजेक्शन को तो उसको हम अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरी वेल्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें जो वेल्ड हम करते हैं वो सिम जो लॉन्ग सिम के लिए हमारे लिए यूज़ नहीं कर सकते।
250 mm से ज़्यादा सिम नहीं हो सकती उसकी, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, जैसे हमें कोई स्मॉल फास्टनर या नट को हमें वेल्ड करना है किसी लॉन्गर कंपोनेंट पे कर सकते हैं, जैसे नट को ऑटोमोटिव की चैसी पे वेल्ड करना है कर सकते हैं। कुछ हमारे डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, कंडेंसर है, तो इसमें जो वायर की जॉइनिंग की जाती है, जैसे जो रेफ्रिजरेटर में जो रैक्स वगैरह लगे होते हैं वो सारे इस वेल्डिंग से किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल बॉडीज़ में इसकी मदद से वेल्डिंग की जाती है। ऑफिस के फर्नीचर हैं, मशीन के पार्ट हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वेल्डिंग प्रोसेस जिसका नाम प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। एक प्रेशर वेल्डिंग है और स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होती है, फ़र्क सिर्फ इलेक्ट्रोड का रहता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।